हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आइए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं आपका सीए फाउंडेशन का पेपर नंबर 2 दैट इज बिजनेस लॉ। इस पेपर का कंप्लीट नेम है बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसको हम BCRP कहते हैं। मेरी इन क्लासेस में आप मेरे साथ करने वाले हो बिजनेस लॉ। आज के इस सेशन में मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली आपका पेपर कैसा रहता है, मीन्स सब्जेक्टिव होता है जो ऑब्जेक्टिव, इसके पैटर्न को देखेंगे। कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, कितनी वेटेज रखते हैं, और लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट कि लॉ होता क्या है। क्योंकि आप में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो फर्स्ट टाइम लॉ जो है वो स्टडी कर रहे होंगे। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लॉ के बारे में पता है या नहीं पता, मैं बिल्कुल स्क्रैच से समझाऊंगी। आपको कंप्लीट एक कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग दूंगी कि लॉ जो है वो कैसे वर्क करता है, एग्जैक्टली लॉ होता क्या है, ये सब कुछ यहाँ पर समझेंगे। मीन्स आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इससे आपका बेस बनेगा लॉ का। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ऑब्वियसली बाकी स्टडी तो बहुत मस्त होने वाली है। चलिए मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। बिजनेस लॉ में आपका पैटर्न, पेपर पैटर्न कैसा रहेगा बच्चे? जो आपका पेपर पैटर्न होगा, आपका पेपर कंप्लीटली सब्जेक्टिव टाइप होगा। सब्जेक्टिव टाइप, यहाँ पर खुश हो जाइए कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, वो अक्कड़ बक्कड़ नहीं है कि यहाँ CD ऐसे नहीं होगा। आपको जो है यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट जो भी आप ड्यूरिंग लेक्चर अंडरस्टैंड करोगे उसका एप्लीकेशन लगाना होगा। एप्लीकेशन मीन्स कि आपको बहुत कम डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे, आपको केस स्टडीज़ आएंगी। केस स्टडीज़ मीन्स जैसे लॉ आप पढ़ने जा रहे हो तो वहाँ ये आ सकता है कि मान लीजिए कि आप कहीं पार्टी में गए और आपकी डायमंड की रिंग खो गई। अच्छा, किसी और ने वो डायमंड की रिंग उठा ली और उसको यूज़ भी कर लिया। लेटर ऑन आपको पता चला कि भाई ये मेरी थी और इसने जो है अपने पास रख लिया और यूज़ कर रहा है। क्या आप उस पर कोई केस कर सकते हो? मीन्स ऐसा कुछ स्टोरीज आएंगी, राइट? तो यहाँ पर आपको बताना, आप कैसे बताओगे कि आप उस पर केस कर सकते हो, आपके पास क्या राइट्स हैं, राइट? क्या उसकी ऑब्लिगेशंस क्या बनती थी जब उसको स्टोलन गुड्स मिली? तो ये सब कुछ आपको यहाँ पर लॉ में समझाया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ स्टोरी टाइप आपके पास आएगी। आपको बताना है कि यहाँ पर उसके पास क्या राइट्स हैं या दूसरे पर्सन के पास क्या ऑब्लिगेशन है, क्या जजमेंट्स हो सकती हैं, राइट? तो केस स्टडीज़ आपको करनी है। इट मीन्स है कि आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छे से समझनी है। यहाँ पर देखो, कहानी बेस्ड है, बहुत मज़ा आएगा। चलिए, सब्जेक्टिव टाइप होगा, ये तो आपने समझ लिया। कितने मार्क्स का होगा? ये होता है बच्चा 60 मार्क्स का। आपको कितने क्वेश्चंस आएंगे? जो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो कंपलसरी होगा। ऐसा नहीं होता, बिग क्वेश्चन नहीं आता, उसके स्मॉल स्मॉल पार्ट्स है। कोई 6 मार्क्स का आएगा, कोई 2 मार्क्स का आएगा। टोटल जो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क्स कैरी करता है दैट इज 12 मार्क्स। इसके बाद आपके 5 क्वेश्चन और होंगे जिसमें से आपको 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे और ईच क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क्स। तो मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन के 12 मार्क्स हो गए और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन के 12 मार्क्स। टोटल आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस? 5 और ईच 12, तो 60 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आता ही नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी सम टाइम पूछा जाता है, राइट? फिर वो तो पीस ऑफ केक हो जाएगा, राइट? तो उसके अकॉर्डिंग ही हम प्रेपरेशन करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो जो भी आपकी RTPs, MTPs वो सारी आप मेरे साथ करोगे। बाकी आपका जो स्टडी मैट है, स्टडी मैट के बारे में बता दूं, आपको जो मटेरियल मेरी तरफ से मिलेगा, एक बुक मिलेगी, एक आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जो कि एंड मोमेंट पर आपको जो सारे कॉन्सेप्ट रिकॉल करने में हेल्प करेगा। मेरा जो स्टडी मटेरियल है वो कम्प्लीटली ICAI के स्टडी मटेरियल पर बेस्ड है। हाँ, उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार रिपीट किए गए हैं, वो वहाँ से मैंने डिलीट कर दिए।
एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको सीए फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना है तो ICAI का मटेरियल ही रेफर करना। आप इधर उधर की बुक्स में मत भटको, वो बहुत कलरफुल है, ये है, आपको जगमग के पीछे नहीं जाना है। आपका ICAI मटेरियल अगर आप बहुत अच्छी तरह करते हो तो आप इसको जो है बहुत ईजिली इस पेपर को क्रैक कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए आप कोई और बुक रेफर कर रहे हो, जब आपने ICAI का मटेरियल देखा तो आपको एलियन लग रहा है। ऐसा होता है, बिलीव करो, ऐसा होता है। अभी आप बच्चे हो ना, बड़े होगे आप मेरी बात को याद करोगे। हमेशा आप एंटर में चले जाओ, फाइनल में चले जाओ, अपने मटेरियल को ही रेफर करना, क्योंकि क्वेश्चन उसी में से आता, कहीं और से नहीं आता। कोई आपको कहे कि मेरे मटेरियल में मैंने ये केस, वो आपको ऑलरेडी इतना सारा स्टडी है कि आप और एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। आप इसको ही बहुत अच्छी तरह से जो है वो पढ़ो, और डेली का कुछ टाइम अपने लिए रखो कि इस टाइम में मैंने स्टडी करनी है। देखो मैं आप मुझे फ्रेंड समझ लो, मेंटोर समझ लो, टीचर समझ लो, सिस्टर समझ लो, ठीक है। आपको ये एडवाइस करती हूँ, प्लीज़ स्टे फोकस्ड। अगर सीए किया है तो मान लो कि हाँ मुझे क्रैक करना है, क्रैक करने के लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी डिग्री चूज़ की है, राइट, लेकिन आपको इस पर डटे रहना है। चलिए बहुत बातें हो गई, अब मैं आपको पेपर पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, कितने मार्क्स का आ गया वो डिस्कस कर लिया। चलिए मैं बताती हूँ कि आपके कितने चैप्टर्स होंगे। आपको टोटल 5 चैप्टर्स हैं इसमें। कौन कौन से? द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, आपका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, एंड द लास्ट वन द कंपनीज एक्ट। तो मीन्स आपको 5 एक्ट हैं यहाँ पर। इसमें आपको ये 5 एक्ट्स जो है फाउंडेशन में पढ़ने होते हैं। अब आप आगे जाओगे इंटर में, फिर आपका लॉ और भी एडवांस में चला जाएगा, लेकिन आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना, यहाँ लॉ को अच्छी तरह पढ़ना है। तो ये 5 चैप्टर्स आपको पढ़ने। हर चैप्टर कितना वेटेज रखता है मैम, लाइए ये भी देखते हैं। देखिए जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट चैप्टर है वो आपका बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है। कितना? 15 to 21 मार्क का दिख रहा है आपको, 15 to 21 मार्क का। इट मीन्स कि मेरी मोस्ट ऑफ क्लासेस जो ये फर्स्ट चैप्टर हम करेंगे इस पर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। बाकी चैप्टर जो है वो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक तो फर्स्ट टाइम आप लॉ पढ़ रहे हो और ये चैप्टर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये बेस होता है, तो इस पे हम काफ़ी टाइम लगाएंगे। सेकेंड चैप्टर आप बाकी चैप्टर्स देख सकते हैं, 12 to 15, 12 to 15, 9 to 12, ये 3 to 6। मैम ये 3 to 6 है, क्या इसको ऐसा हो सकता है कि हम पेपर में छोड़ के चले जाएं? नहीं, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन आता है ज़रूरी नहीं कि एक क्वेश्चन कम्प्लीटली इस चैप्टर से हो, वो इस चैप्टर की रेफरेंस भी ले सकता है। तो कोई चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है, सारे मेरे साथ करने हैं। रिवीजन मैं आपकी करवाऊंगी, आपके जितनी भी केस स्टडी है वो करवाऊंगी। मेहनत आपको भी करनी है, मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगी और बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। चलिए ये हो गया आपका वेटेज। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि एग्जैक्टली बिजनेस लॉ होता क्या है। क्या होता है बिजनेस लॉ? मैम पहले तो ये बताओ लॉ क्या होता है, कहाँ से आता है ये लॉ, कौन बनाता है, क्यों बनाता है, क्या ज़रूरत पड़ गई, बनाया तो हमें क्यों पढ़ाया? अरे बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके दिमाग में। अच्छा चलिए पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉ। लॉ एग्जैक्टली होता क्या है, आप मुझे बताओ लॉ क्या होता है। ऐसे सोच रहे हो आप, सोचो सोचो, लॉ क्या होता है। लॉ मैम रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, ओके, जो हम सोसाइटी के बिहेवियर को गवर्न करते हैं। मैं सुन रही हूँ आपके दिल की आवाज़। लॉ ज़रूरी है ताकि क्राइम ना हो, बिल्कुल ठीक, जो भी आप सोच रहे हो ठीक सोच रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जब आप लॉ की डेफिनेशन ढूंढने जाएंगे हज़ारों डेफिनेशंस मिलेंगी, कोई ऐसी प्रिसाइज डेफिनेशंस गिवन नहीं है। तो अगर हमें डेफिनेशंस समझनी है कि एग्जैक्टली हमें किसी को बताना ही पड़े कि लॉ होता क्या है, तो कैसे बताएंगे एग्जैक्टली व्हाट इज़ लॉ। जहाँ तक मैं समझती हूँ कि लॉ एक ऐसा सिस्टम ऑफ रूल्स है, एक सिस्टम है किसका? रूल्स। ऐसे रूल्स हैं जो क्यों डेवलप किए जाते हैं, वो डेवलप किए जाते हैं ताकि हम गवर्न कर सकें,
गवर्न कर सकें या डील कर सकें, किसके साथ? सोशल एग्रीमेंट्स के साथ। और किसके साथ? बिजनेस एग्रीमेंट्स के साथ और क्राइम के साथ। बहुत सारी डेफिनेशंस होती और एग्जैक्टली मीन्स लॉ में क्या इंक्लूड होता है, व्हाट इज लॉ इंक्लूड्स, इंग्रेडिएंट बोल रही हूँ, लॉ बनता किस चीज़ से, उसके बीच में क्या क्या होता है। लॉ जो है आपको अगर मैं बताऊं कि लॉ के अंदर एक्ट आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशंस आते हैं, ऑर्डिनेंस आते हैं, बाय लॉज आते हैं और इवन प्रीवियस जजमेंट्स भी आती हैं। जो प्रीवियस ऑर्डर्स होते हैं ना, जजमेंट है, उनको भी लॉ की डेफिनेशन में ही इंक्लूड किया जाता है। तो अब आपको कोई लॉ पूछे तो क्या होता है? लॉ इज अ सिस्टम ऑफ रूल्स दैट डील विद सोशल एग्रीमेंट, बिजनेस एग्रीमेंट एंड क्राइम। एंड लॉ इंक्लूड्स व्हाट? एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डिनेंस और प्रीवियस जजमेंट्स। ये सब कुछ, बायलॉज भी इसका पार्ट होते हैं। ये सब कुछ जो है वो लॉ की डेफिनेशन में है। अब मैम कंफ्यूज हो गए और लॉ क्या होता है, एक्ट क्या होता है। अब हमारे जो सिलेबस में आपने कहा कि 5 एक्ट है, आप बोल लॉ रहे हो। पेशेंस पेशेंस, सब कुछ समझेंगे क्या होता है, लॉ क्या है। लॉ एक वाइडर टर्म है बेटा, लॉ एक बहुत वाइडर टर्म है और ये जो है उसमें इंक्लूड होते हैं। जैसे इनकम टैक्स एक्ट होता है और एक होता है इनकम टैक्स लॉ, ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट जो है वो पार्ट है इनकम टैक्स लॉ का। तो मीन्स उस लॉ में आपको इनकम टैक्स एक्ट भी पढ़ना होता है, आपको रूल्स रेगुलेशंस भी करने होते हैं, आपको ऑर्डिनेंस भी करने, बाय लॉ, सब कुछ, प्रीवियस जजमेंट भी पढ़नी होती है। अगर आपका जो इंटर में सिलेबस है ना डायरेक्ट टैक्स का, अगर इनकम टैक्स एक्ट होता तो वो इतना ही पढ़ना पड़ता, लेकिन आपको इंटर में जब जाओगे तो इनकम टैक्स लॉ पढ़ना है, नॉट एक्ट। तो लॉ एक वाइडर डेफिनेशन होती है, उसके अंदर एक्ट आता है, रूल्स आता है, रेगुलेशन आता है, ऑर्डिनेंस आता है, बाय लॉज आता है और जजमेंट एंड ऑर्डर्स आते हैं। अब हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे कि एग्जैक्टली ये सब होता क्या है। देखिए, जो लॉ है, आपको बिजनेस लॉ रीड करना है। लॉ बहुत टाइप के होते हैं। लॉ जो है वो सिविल लॉ भी होता है और क्रिमिनल लॉ भी होता है। आप सीए बनने जा रहे हो तो आपका क्रिमिनल लॉ से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आप कौन सा लॉ पढ़ेंगे? सिविल लॉ, जिसमें जो है वो फाइन, पेनल्टीज, इंटरेस्ट और जो विक्टिम्स है उसको कितना कंपनसेशन मिलेगा उसके रिगार्डिंग हमारी स्टडी होती है। और क्रिमिनल लॉ में तो इम्प्रिजनमेंट आ जाती है, डेथ सेंटेंस आ जाते हैं, ये सारा क्रिमिनल लॉ में है। तो ये क्रिमिनल लॉ हमारा पार्ट नहीं है, हमने कौन सा स्टडी करना है? सिविल लॉ। तो जो बिजनेस लॉ है, जो बिजनेस लॉ है वो सिविल लॉ की ही ब्रांच है, राइट। तो हमने बिजनेस लॉ जो है, जो सिविल लॉ की ब्रांच है, उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये लॉ बनता क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। जैसे कि हमने देखा कि हमारा जो कंप्लीट सिलेबस है उसमें हमें 5 एक्ट्स पढ़ने हैं। लॉ में एक्ट क्या होता है और एक्ट को लाने की ज़रूरत कैसे बनती है, मैं आपको बताती हूँ कि आपको लॉ जो है कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। एक्ट लाया जाता है, एक्ट लाए जाते हैं, रूल्स लाए जाते हैं। पहले एक्ट देखते हैं, कोई लॉ क्यों बनता है। फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट टेक एग्जाम्पल, जैसे IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है। उससे पहले कोई भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो क्राइम्स होते थे उनको डील करने के लिए कोई लॉ नहीं बना हुआ था। तो क्या होता था कि एक केस है मेरा कि एक मतलब मेरे नोन में ही थे, उनको किसी ने ऑनलाइन जो है वो कुछ मेल वगैरह भेजी कि हम आपका जो है ये काम कर देंगे, ऐसे ऐसे बिजनेस का है, तो हमें आप इतना फ़ंड ट्रांसफ़र कर दो, राइट। कुछ ऐसा कुछ केस हुआ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। दैट इज़ बिफोर 2000। उन्होंने अपनी पूरी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ कर दी और इवन उन्होंने कहा कि हम फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे तो आप अपना अकाउंट नंबर एंड ऑल दैट वो हमें शेयर करो। उन्होंने अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है ऑनलाइन शेयर कर दी। एंड लेटर ऑन क्या हुआ कि उनकी आइडेंटिटी को मिसयूज़ किया गया और इवन उनके अकाउंट को भी हैक किया गया।
उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, बट वहाँ पर कोई पुलिस कहती है कि जी ऑनलाइन ही ट्रांजैक्शन है। अब इसके अंदर हम क्या एक्शंस ले सकते हैं कि ऑनलाइन डेटा जो स्टोल हुआ है, आइडेंटिटी आपकी जो है वो स्टोल की गई है, उसके लिए कोई कुछ लिखा ही नहीं हुआ है कि क्या इम्प्रिजनमेंट होगी, क्या फ़ाइन होगा, आपको कितना कंपनसेशन मिलेगा, कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते। मीन्स तब साइबर सेल्स नहीं होते थे जो साइबर क्राइम से डील करते थे, तो लोगों को बड़ी परेशानियां होती थी। ऐसा ही आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग होते थे जिनका जो एटीएम से जो है ऑटोमेटिकली जो पैसा है वो ट्रांसफ़र हो जाता था। क्लोनिंग होती थी ना, एटीएम की क्लोनिंग होती थी। पहले इसके रिगार्डिंग जो ये क्राइम थे, इसके रिगार्डिंग कुछ लिखा ही नहीं हुआ था, कोई गाइडलाइंस प्रोवाइडेड ही नहीं थी कि इससे जो विक्टिम है वो उसको क्या कंपनसेशन मिलेगा, जो पर्सन जो ये क्राइम कर रहा है उसको क्या सज़ा मिलेगी, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। मीन्स सोसाइटी में कोई इशू रेज हुआ, कोई प्रॉब्लम्स आई। जब ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं तो गवर्नमेंट इस इशू के बारे में सोचती है, वो सोचती है कि अब इसको कैसे डील किया जाए। तो गवर्नमेंट जो है वो एक ड्राफ्ट बनाती है कि अगर ऐसा ऐसा क्राइम होता है जहाँ किसी का ऐसा लॉस होता है तो उसको इतना कंपनसेशन मिलेगा। इसमें बैंक्स की भी जो है ऑब्लिगेशन वहाँ पर रखी गई कि बैंक्स की क्या ऑब्लिगेशंस होंगी, क्योंकि पहले बैंक को कोई ब्लेम ही नहीं करता था। पैसा ट्रांसफ़र हो गया, बैंक कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी था इस इशू को एड्रेस करने के लिए कि कोई प्रॉपर एक्ट होता, कोई लॉ होता जो हमारे ग्रीवियंसेस को रिड्रेस कर पाता। राइट, हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई भी पैसा चोरी हो जाता है, हमारा एटीएम क्लोन हो जाता है, हमारा अकाउंट हैक हो जाता है, हमारा डेटा स्टोल किया जाता है। तो इसके लिए 2000 में क्या बनाया गया? सबसे पहले एक ड्राफ्ट बनाया गया जो कि यहाँ पर कुछ रूल्स और गाइडलाइंस लिखी गई कि एग्जैक्टली इस इशू को कैसे एड्रेस किया जाएगा। फिर वो जो ड्राफ्ट है क्या किया गया, पार्लियामेंट जानते हो, देखी होगी आपने पार्लियामेंट, ठीक है। तो पार्लियामेंट को में उस ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया गया। जब पार्लियामेंट के 2 हाउसेस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। उसमें इस ड्राफ्ट को जब प्रेजेंट किया जाता है तो उसको बिल बोलते हैं, बिल बोला जाता है। तो इसको प्रेजेंट किया गया दोनों हाउसेस में। ऐसा नहीं है कि पहले राज्यसभा में होगा फिर लोकसभा में, किसी में भी पहले हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस बिल को प्रेजेंट किया गया, दोनों पार्टीज ने उस पर जो है डिस्कशन की, क्योंकि जो पार्लियामेंट होता है उसमें ऑपोजिशन पार्टी भी होती है और रूलिंग पार्टी भी होती है। तो वहाँ पर डिस्कशन होती है, उस बिल पर डिस्कशन होती है कि इसमें ये इंक्लूड हो जाना चाहिए, जहाँ ये एक्सक्लूड होना चाहिए, तो उस बिल पर डिस्कशन की जाती है। फिर जब वो बिल दोनों हाउसेस से, अपर हाउस और लोअर हाउस दोनों हाउसेस से पास हो जाता है, अभी भी वो एक्ट नहीं बनता। पास होने के बाद वो किसके पास जाता है? हमारे प्रेसिडेंट्स के पास। तो प्रेसिडेंट उस पर क्या करते हैं? साइन करते हैं। साइन मीन्स वो अपनी मंजूरी देते हैं, दैट इज कॉल्ड एसेंट। वो अपनी एसेंट देते हैं कि हाँ इस बिल को एक्ट बना दिया जाए। तो यहाँ पर ये फिर एक्ट बनता है। तो तब आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। अभी तो 2008 हो गया, बहुत अमेंडमेंट्स हो गई हैं उसमें, राइट। तो मीन्स कोई एक्ट क्यों एग्जिस्टेंस में आता है? जब सोसाइटी में जहाँ जो भी हम जहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं वहाँ कोई इशू रेज होते हैं, उन इश्यूज़ में कोई ग्रीवेंसेस होते हैं, उनको रिड्रेस करने के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस इशू की जाती हैं, कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। तो उसको जो है क्या बोला जाता है? जब वो दोनों हाउसेस में प्रेजेंट होता है, वहाँ से पास होके प्रेसिडेंट का एसेंट होता है उस पर, तब जाके वो क्या बनता है? वो एक्ट बनता है, राइट। ऐसे ही आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया होगा। तो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया कि कब था? 1872। ध्यान से देखिए कब आया था? 1872। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई भी एक्ट लिखेंगे उसके हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, ये मिस्टेक नहीं करना। नाउ यू आर गोइंग टू बी ए CA,
ऐसी बातों का ध्यान रखना। आप कोई भी एक्ट लिखेंगे उसका जो भी वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल ऐसे ही लिखा जाता है, क्योंकि अगर एक्ट का ए स्मॉल कर दो तो वो एक्शन बन जाता है, एक्ट कर रहे हो, राइट। तो ये वाला एक्ट जो है ये लॉ का पार्ट होता है। तो ये सारे एक्ट ऐसे ही आए होंगे, पहले इशू कोई रेज हुए होंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों आया होगा? पहले लोग वादा करते थे, निभाते नहीं थे, बस गाना गाते रह जाते थे, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कौन निभाता है भाई? कोई नहीं निभाता। अब किसी को बोला देखना भाई तूने बोला था ना, वादा किया था ना। अब गवर्नमेंट बोले कि देख भाई तूने टैक्स देना है ना, गवर्नमेंट है, कैसे चलाएंगे, कुछ तो पैसा दे। ऐसे दोगे आप? और चल तू दूसरी गली में जा, ऐसा ही होगा ना राइट। तो इसलिए एक ऑब्लिगेशन डालने के लिए सोसाइटी के राइट्स डिसाइड करने के लिए एक प्रॉपर एक्ट लाया जाता है। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था। अब लोग गाना नहीं गाते हैं, अब इसका सहारा लेते हैं कि भाई अगर वादा नहीं निभाया तो इसमें फंसा दूंगा मैं तुझे, ठीक है। तो इसलिए लॉ आता है। तो लॉ का फर्स्ट पार्ट कैसे लॉ एग्जिस्टेंस में आता है, पहले एक्ट लाया जाता है। फिर रूल्स क्या होते हैं? मैम एक्ट तो आ गया, फिर रूल्स बनाने की क्या ज़रूरत है? देखिए, अब आप पहले ना गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर ध्यान से समझनी है इस बात को। पानी पी लो चाहे। हमारा गवर्नमेंट ये आपका बेस है, प्लीज़ ध्यान से सुनिए। गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसे होता है? इसके 3 पार्ट्स होते हैं, या 3 अंग बोलो, जैसे हमारे बॉडी पार्ट्स हैं ना, ऐसे गवर्नमेंट के 3 पार्ट्स होते हैं। कौन सा? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर क्या होता है कि जो लॉ बनाता है, जैसे वो एक्ट बनाया वो ये बनाएगा, लेजिस्लेचर में लॉ बनता है। अब उस लॉ को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? वो ये करता है, एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी क्या होता है कि अगर इन दोनों में फाइट हो जाए, राइट, इसने इम्प्लीमेंट करने में गड़बड़ कर दे, लॉ कुछ बनाया, इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है, अगर इन दोनों में जो है वो कुछ खींचातानी आ गई, कन्फ्लिक्ट्स आ गया, तो उसको कौन रिजॉल्व करेगा? जुडिशरी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आता है। एग्जीक्यूटिव में कौन आता है? रूलिंग पार्टी आती है। लेजिस्लेचर में कौन आता है? पार्लियामेंट। रूलिंग पार्टी और ऑपोजिशन पार्टी दोनों होती है, ठीक है। अब एग्जीक्यूटिव पार्टी मीन्स अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो एक्ट बनाया उसको क्या करेगी? इम्प्लीमेंट करेगी। लेकिन उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो कुछ रूल्स बनाएगी। मीन्स रूल्स क्या होते हैं कि सब कुछ एक्ट में नहीं लिखा जा सकता। जैसे कि जीएसटी है, जीएसटी एक्ट आया, राइट। अब जीएसटी में हर गुड्स कौन सी एग्जम्प्टेड होगी, कौन सी नॉन एग्जम्प्टेड होगी, ये पहले से डिसाइड नहीं किया जा सकता। किस पे कौन सा रेट लगेगा ये भी पहले एक्ट में नहीं लिखा जा सकता। वो तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता है। अगर किसी ने रिटर्न्स लेट फाइल की तो कितना उस पर पेनल्टी आएगा, इंटरेस्ट आएगा, राइट। तो ये सब कुछ एक्ट में लिखेंगे तो एक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। और उसको चेंज करने के लिए अगर कल को मीन्स जैसे कोविड हो गया था तो बहुत सारी गुड्स जो थी वो एग्जम्प्टेड कर दी थी, जो कि हेल्थ के साथ रिलेटेड थी, बहुत सारा कुछ एग्जम्प्टेड कर दिया गया था जीएसटी से। अगर वो एक्ट में लिखा होता तो उसको एग्जम्प्ट करने के लिए फिर वो सारा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता, मीन्स पार्लियामेंट में उसको रखना पड़ता, वहाँ से पास करना पड़ता प्रेसिडेंट के साथ, मीन्स अमेंडमेंट भी ऐसी होती है उसमें। तो इसलिए एक्ट में सब कुछ नहीं लिखा जाता। कुछ जो वहाँ पर रेट्स होते हैं, राइट, जहाँ कुछ ऐसा पार्ट होता है जिसको फ्लेक्सिबल रखने की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर लिख दिया जाता है एज पर प्रिस्क्राइब्ड मैनर, जहाँ एज पर प्रिस्क्राइब्ड रेट। तो फिर जो रूलिंग पार्टी है जो उसको इम्प्लीमेंट करती है वो अपने अकॉर्डिंग रेट्स वगैरह रखती है, जो फाइन्स रखती है, इंटरेस्ट रखती है, जैसा उसको जो है ठीक लगता है कि हाँ ये गुड्स जो है वो एग्जम्प्टेड कैटेगरी में होनी चाहिए, ये नॉन एग्जम्प्टेड होनी चाहिए, इस पर ये रेट लगना चाहिए, इस पर ये रेट लगना चाहिए, राइट। तो ऐसा ही होता है। जैसे आपने देखा होगा बीच में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसमें बहुत ज़्यादा जो है वो नीचे आ गई थी, स्लम आ गया था, तो वहाँ पर जीएसटी जो है वो वहाँ पर स्लैश कर दिया गया था, कम कर दिया गया था, राइट। तो कुछ फ्लेक्सिबिलिटी एक्ट में रखनी पड़ती है ताकि बाद में अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उतना
जो है उसमें चेंजेस किए जा सकें। तो अब एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या बनाए जाते हैं, रूल्स बनाए जाते हैं। तो ये जो रूल्स है, रूल्स कौन बनाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एक्ट कौन बनाता है, लेजिस्लेचर, जिसमें क्या होता है, पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस। नाउ यू आर गेटिंग, ठीक है। इट मीन्स कि रूल्स गाइडलाइंस है टू इम्प्लीमेंट द एक्ट। एक तरह से मैं ये कह सकती हूँ ना कि रूल्स जो होते हैं वो सबसेट हैं, किसका, सबसेट ऑफ एक्ट का, एक्ट का ही पार्ट है ना। तो एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूलिंग पार्टी है, जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है गवर्नमेंट का, वो क्या करता है, वो उसको उसके लिए रूल्स बनाता है, ठीक है मैम। फिर रेगुलेशंस क्या होते हैं, सुनियो। अब जैसे फेमा है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, उसमें ये देखा जाता है कि कितनी फॉरेन करेंसी आएगी, किस जो है कितना फॉरेन में इन्वेस्टमेंट होगा, या कितना जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट, सब कुछ ये डिसाइड होता है, फेमा एक्ट होता है। आप बाहर कितना करेंसी भेज सकते हो, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर सब लिखा होता है। अच्छा, एक्ट तो बन गया, एक्ट तो आपको पता चल गया होगा कि एक्ट कैसे बनता है, वो तो किसने बनाया होगा, लेजिस्लेचर बॉडी ने बनाया होगा। अब उस एक्ट को इम्प्लीमेंट कौन करेगा, आइए आइए मेरे साथ आओ। अरे सीधे हो जाओ यार, तुम सीधे हो, पढ़ लो, लॉ पढ़ रहे हो, लॉ पढ़ रहे हो, अरे बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितना कुछ पता चलेगा आपको। चलिए चलिए सीधे हो जाओ। हाँ, एक्ट बताओ कौन बनाता है, कौन बनाता है, लेजिस्लेचर। मीन्स फेमा एक्ट किसने बनाया होगा, पार्लियामेंट में बना होगा, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। मीन्स वो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाएगी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है यार फेमा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है यार, इसमें बहुत टेक्निकल टर्म्स हैं, हम इसके लिए रूल्स नहीं बना सकते, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड बॉडी चाहिए जो इसका नॉलेज रखती हो, वो इसके लिए रूल्स बनाए। मीन्स वो इसके लिए रूल्स बनाने के लिए राइट किसको दे देती है, जो इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी है। इसकी स्पेशलाइज्ड बॉडी क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो फेमा को ज्यादा जानती होगी, इसके सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा जानता है मैम, आरबीआई, तो उसको राइट दे दिया जाता है। इसलिए जब आरबीआई उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाती है, दैट इज नॉट कॉल्ड रूल्स, दैट इज कॉल्ड रेगुलेशंस। सीए एक्ट बना, राइट, प्रोफेशनल बॉडी, एक प्रोफेशनल बॉडी है। अब सीए को जो है इसके लिए कैसे इस एक्ट को इंप्लीमेंट करना है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए रूल बनाएगी, नहीं भाई, आईसीएआई को ये राइट दिया गया है कि भाई आपने इस एक्ट को कैसे इंप्लीमेंट करना, आप रूल बनाओ। इट मीन्स आईसीएआई जो रूल बनाती है उस एक्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, वो क्या होते हैं मैम, रेगुलेशन। ओह, तो मैम तब भी रेगुलेशन लिखा होता है कि हमें आर्टिकलशिप रेगुलेशन नंबर इसमें कितने देर करनी है, हमारा स्टाइपेंड एज पर रेगुलेशन। ओ, वहाँ रूल नहीं होता, क्या होता है, रेगुलेशंस, ठीक है। और कोई बॉडी बनाओ, बताओ, जैसे सेबी है, ठीक है, तो सेबी भी जो है, राइट, जो स्टॉक मार्केट से डील करती है, वो भी जो है सेबी के रिगार्डिंग जो एक्ट है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रूल्स बनाती है, उनको क्या बोला जाता है, उनको रेगुलेशंस बोला जाता है। नाउ यू आर गेटिंग व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूल्स एंड रेगुलेशंस। जब एक जो स्पेशलाइज्ड बॉडी है किसी पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाती है, उसको हम रेगुलेशंस कहते हैं। जब गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो गाइडलाइंस बनाती है, वो रूल्स होते हैं। चलिए, बहुत अच्छे, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है मैम, आगे है मेरा बच्चा ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, देखो आपको पता है जो पार्लियामेंट होती है ना, वो एवरी टाइम सेशन में नहीं रहती। विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, बट एवरी टाइम उनको भी छुट्टी चाहिए, राइट, बेचारों को, मतलब कि कुछ घर के काम भी तो होते हैं, इसलिए वो एवरी टाइम सेशन में नहीं रहती। अब ऐसा भी तो हो सकता है वो सेशन में ना हो और कुछ एमरजेंसी, अर्जेंसी, कोई लॉ लाने की ज़रूरत पड़ गई हो, ऐसा होता है मैम, बिल्कुल होता है बेटा। जैसे कोविड आया था, ठीक है, ड्यूरिंग कोविड टाइम आपको पता है जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, जैसे डॉक्टर्स वगैरह थे, ठीक है, और पुलिस वगैरह थी, बिकॉज वहाँ पर हॉस्पिटल्स में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, प्रॉपर जो है मेडिसिन नहीं है, बहुत ज़्यादा लोग, आपको पता ही है क्या उस टाइम की सिचुएशन थी, तो लोग जो है वो पैनिक होके डॉक्टर्स या पुलिस वालों को, ठीक है, उन पर अटैक कर देते थे।
अब उनको बचाने के लिए कि कोई भी पर्सन अगर इन पर अटैक करता है तो उन पर क्या एक्शन लिया जाए, तो उस टाइम एक अर्जेंसी लॉ लाने की ज़रूरत थी ताकि इन फ्रंट लाइन वर्कर्स को क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए उस टाइम पार्लियामेंट आपको पता है सेशन में नहीं थी, सारे काम बंद हो गए थे, लॉकडाउन था। तो तब जब अर्जेंसी में कोई भी लॉ लाना होता है तो क्या होता है, तब एक्ट नहीं आता, तब ऑर्डिनेंस आता है। तो प्रेसिडेंट जो गवर्नर, अगर स्टेट का कोई लॉ आता है तो वो गवर्नर साइन करता है, अगर पूरे कंट्री का लॉ आता है तो प्रेसिडेंट साइन करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है उसके पास पावर है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो वो किसी भी बिल को साइन करके उसको इम्प्लीमेंट, एक्ट बना के उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है। बट तब वो उसको एक्ट नहीं बोला जाता, वो क्या बोला जाता है, तब उसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेंस बोला जाता है। तो इट मीन्स ऑर्डिनेंस टेम्पररी होता है। इसकी जो लाइफ होती है ना वो सिर्फ 6 मंथ्स की होती है। 6 मंथ्स की क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट के जो सेशन होते हैं, एक सेशन से दूसरे सेशन में 6 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता है। तो इट मीन्स कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर सेकंड सेशन होना ज़रूरी है। तो जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आएगी, राइट, तो उनको इस ऑर्डिनेंस को या तो पास करना पड़ेगा या इसको डिसमिस करना पड़ेगा। अगर तो अब आप आंसर करेंगे, इधर 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 देखो, इधर देखो, इधर देखो। अगर तो ऑर्डिनेंस पास हो गया, ऑर्डिनेंस पास हो गया तो वो क्या बन जाएगा, एक्ट। अगर वो डिसमिस हो गया तो कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ऑर्डिनेंस कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी लॉ है, वो तभी एक्ट बनता है जब पार्लियामेंट सेशन में आती है। अगर पार्लियामेंट जब सेशन में आए, सेशन में आने के 6 वीक्स के अंदर अंदर, क्या बोल रही हूँ, ये तो 6 मंथ्स डिफरेंट है ना, सेशन में आई 6 वीक्स के अंदर अंदर उस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनाना पड़ता है या डिसमिस करना पड़ता है। क्लियर, व्हाट इज ऑर्डिनेंस? ठीक है, लिखा है, सब कुछ लिखा है। और नेक्स्ट क्लास से जब भी आप क्लास में आएंगे एक कॉपी लेके आएंगे, मैं आपको नोट्स लिखवाऊंगी, राइट। उसको आप जब भी क्लास ओवर होगी आप उसको एक बार जरूर गो थ्रू करेंगे। 10 मिनट्स के होंगे, 10 मिनट्स अपने लिए निकाले जा सकते हैं। सीए बनने जा रहे हो, है ना, प्रॉमिस ना, सीए बनोगे? यस मैम, वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बायलॉज। बायलॉज क्या होता है? बायलॉज होता है, ऐसा नहीं होता कि जो लॉ बनता है ना वो कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो कंप्लीट कंट्री पर इम्प्लीमेंट नहीं होते, अप्लाई नहीं होते। कुछ लॉ होते हैं जो एक पर्टिकुलर एरिया के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, राइट। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं वो कैसे ऑपरेट होंगी, वो अपने लिए कुछ लॉज बनाते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, बायलॉज। मीन्स कुछ लोकल अथॉरिटीज़ या कोई भी स्टैट्यूटरी बॉडी जो अपने आप को गवर्न करने के लिए कुछ लॉ बनाती है, उसको क्या बोलते हैं, हम बायलॉज कहते हैं, राइट। वो बायलॉज आपके होते हैं। नेक्स्ट, जजमेंट या ऑर्डर। जो प्रीवियस कोई भी जजमेंट आई होगी आप उसका रेफरेंस लेके आप केस को फाइट कर सकते हो। देखो एक लॉयर केस को फाइट कैसे करता है, वो कोई अलग से चीज़ नहीं लाता, वो बुक्स में जो लिखा है उसी को इंटरप्रेट करके, उसी को तोड़ मरोड़ के जज के सामने जो है वो क्या करता है, प्रेजेंट करता है। और जो बहुत अच्छी तरह प्रेजेंट, जो उस लॉ में लूप होल्स, जो उसकी इंटरप्रिटेशन को बहुत अच्छी तरह कर देता है, वो बेस्ट लॉयर बन जाता है। बस यही सीखना है आपके इसमें। तो नाउ यू आर गेटिंग व्हाट इज द लॉ। अब आपको ये सारी टर्म समझ में आ गई होंगी। ये सारा कुछ मैंने लिखा भी है आपके लिए, आपको पता है। ये देखिए, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है लॉ जो बनाती है उसमें कौन कौन होता है, लेजिस्लेचर में, और जुडिशरी में कौन कौन होता है, ये सब कुछ आपके लिए लिखा है। लॉ कैसे पास होता है, एक्ट कैसे बनता है, राइट, ये सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। रूल्स की डेफिनेशन क्या होते हैं, रूल्स पहले हम ये पढ़ लें। ए बिल, एक्ट क्या होता है, ए बिल इज ए स्टैट्यूट इन ड्राफ्ट cannot become law unless it has received the approval of both the houses of parliament, that is upper house, lower house, and the assent मतलब मंजूरी of the president of India। तब तक वो एक्ट नहीं बनता।
रूल्स क्या होते हैं जी? गाइडलाइंस होती हैं ताकि जो भी एक्ट बना है प्रॉपर कंडक्ट एंड कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, ये कुछ गाइडलाइन है जो प्रॉपर कंडक्ट और एडजस्टेड अकॉर्डिंगली, मतलब एज पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट किया जाता है। टू इम्प्लीमेंट व्हाट? टू इम्प्लीमेंट द एक्ट, राइट। ये आपको सिर्फ इसलिए समझना है, हाँ इसमें क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आप लॉ करने जा रहे हो, ये सब कुछ पता होना चाहिए आपको। कल को कोई पूछ ले, जब आप सीए कर जाते हो ना, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। जब सीए कर जाते हो, कहीं पर भी आप मैरिज में गए, पार्टी में गए, जो घर पे गेस्ट आए हैं, कोई भी बात होगी ना, अरे यार वो ना उस पर इतना टैक्स लग गया, अरे तू तो सीए है ना, बता ना क्या हो सकता है। भाई आपको हर चीज़ में आपका ओपिनियन मांगा जाता है, आप गलती कर नहीं सकते। अच्छा कोई कैलकुलेशन है, कोई अरे तू बता ना सीए की है, फटाफट सीए तो फटाफट कैलकुलेशंस करता है, बताओ। अब मान आप सीए कर रहे हो ना, अगर आपने बता दिया तो आपको पूछे अरे लॉ आया, मतलब वो लॉ में वो रूल्स क्या होता है जी, जीएसटी सीजीएस आपसे पूछा जाएगा। प्रिपेयर रहो इन चीज़ों के लिए भी आप। अब बहुत बड़ा प्रोफेशनल डिग्री करने जा रहे हो तो आपको हर टाइम अलर्ट रहना है, हर चीज़ सीखनी है आपको यहाँ पर। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। चलिए, रेगुलेशंस क्या होते हैं? ये डेलीगेट लेजिस्लेशन मीन्स, जैसे मैंने आपको बताया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई को अपना जो रूल्स बनाने का राइट आरबीआई को दे देती है, कहती है हमारे बस की बात नहीं है, तुम बनाओ, इतना टेक्निकल टर्म्स हम नहीं समझते यार। ठीक है, बाय लॉज क्या होते हैं कि सेल्फ रेगुलेट अपनी एक्टिविटीज़ को करने के लिए जो बनते हैं, जहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ लिख सकते हो आप। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि टेम्परेरी लॉ होता है, जब अर्जेंसी में पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती, जब हमें कोई लॉ जो है एग्जिस्टेंस में लाना होता है, तो उस केस में जो प्रेसिडेंट एजेंसी में साइन करके जो लॉ लाते हैं उसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं, राइट। तो ये सारी बातें थी आपकी कि एग्जैक्टली लॉ होता क्या है, हमारा पेपर पैटर्न क्या है। अब नेक्स्ट क्लास से मेरे बच्चा, नेक्स्ट क्लास से हम आपका फर्स्ट चैप्टर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 स्टार्ट करने वाले हैं। आप ये मानिए कि आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें आपके 6 यूनिट्स हैं। आपका फर्स्ट यूनिट जो है उसमें नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। मैं आपको बताती हूँ कि हमने कैसे करना है। हमने नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको पहले एग्जाम्पल्स के थ्रू समझाऊंगी, जो भी करेंगे, फिर उसको हम बुक से रीड करेंगे एंड आफ्टर दैट बुक से रीड करने के बाद हम उसका नेक्स्ट क्लास में रिवीजन भी लेंगे। तो जितना जितना हमारा सिलेबस कवर होता जाएगा, साथ साथ में मीन्स फर्स्ट के जो 10 मिनट्स रहेंगे हमारी क्लास के, वो रिवीजन में आएंगे, जो भी हमारा लास्ट क्लास में हो चुका होगा। तो रिवीजन साथ साथ में करनी है और साथ में क्या करना है, जो भी मैं आपको करवाऊंगी, आप एक जो भी शॉर्ट नोट्स हैं आप कॉपी में लिखेंगे और उसको आफ्टर द क्लास 10 मिनट गो थ्रू करेंगे। जब आप ये सब कुछ कर लोगे ना बच्चा, आपका लॉ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बिलीव करो आप, राइट। चलिए, आज इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पूरे जोश के साथ। स्टे फोकस्ड, अपनी केयर करो और अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो, आप बहुत आगे जाओगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं। ओके, बाय स्टूडेंट्स। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं CA संतोष कुमार। मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट, अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है, आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नजर बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए।
मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, student of CSE since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from CSE Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA finals. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा answer to my accountancy. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get cleared right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।